सारे पोर्ट, सारे हवाई अड्डे, सारे पावर ट्रांसमिशन, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सब एडिबल ऑयल को कहीं ना कहीं अडानी जी को सौंपा जा रहा है एक चरणबद्ध तरीके से, इन अ प्लान्ड वे। देश के जो वेल्थ है, देश की जो संपत्ति है, वो चंद हाथों में सौंपी जा रही है। 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा में 2021 में गए हैं। अब जो नया बजट आया उसमें कहा गया है कि हम करीब 60 लाख रोजगार दे रहे हैं। कब? अगले 3 से 5 साल के बीच में। 2 करोड़ की बात करिए तो हे कर देंगे। नमस्ते। आज मैं जरा पहले आप ये फोटो देख लीजिए, इससे बात शुरू करते हैं। ये फोटो है संभवतः, जैसा कहा जा रहा है कि बनारस के किसी सीवर को हमारा और आप जैसा ही कोई व्यक्ति, हमारा ही कोई साथी उसके अंदर घुसा हुआ है और उसको साफ कर रहा है। इस फोटो को खींचा था उत्तम रॉय चौधरी, जो फोटो जर्नलिस्ट हैं, और इसको छापा था दैनिक जागरण के। दैनिक जागरण है, उनको कुछ पुरस्कार भी मिला है इस फोटो के लिए। दैनिक जागरण से बड़ा अखबार तो कोई है नहीं। और मतलब मुझे दुख हो रहा है कि मोदी जी एक तरफ बड़ी बड़ी हाँकते हैं कि माँ गंगा का 2500 किलोमीटर का वो क्या साफ कर देंगे, अब केमिकल नहीं बह के आएंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर को सब ठीक कर दिए हैं, पूरा कर देंगे। बनारस में जैसा कहा जा रहा है, जो वो बनारस के सीवर में अगर एक व्यक्ति आज भी वहां उतर के उसके मल को साफ कर रहा है तो ये प्रधानमंत्री तो बड़ी बात है, मेरे लिए भी शर्म की चीज़ है। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरे लिए भी शर्म और शर्मिंदगी है मेरे लिए। और मेरे लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इसको कैसे बयां करूं। तो ये मैं इसलिए इसको कर रहा था कि ये एक हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान को समझना ज़रूरी है। और आज जब मैं बात करूंगा तो एक तो यही बात है, इस पे हम और आप क्या बोलेंगे। बोलने को आदमी घंटों कई दिन बोल सकता है। ये देश की आज़ादी के 75 साल बाद की ये हालत है। आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और किसी आप एक जो भी आधुनिक मशीन है, ऐसी मशीनें होंगी ज़रूर जो इसको साफ करें। आप मंगल ग्रह नहीं, आप कोई उसके आगे वाले ग्रह पे भी चले जाइए, लेकिन अगर इसको नहीं कर पा रहे हैं तो वो ग्रह जाना मेरे हिसाब से बेकार है, वो शिक्षा बेकार है। कल राहुल गांधी जी ने जो पार्लियामेंट में, जो लोकसभा में अपना भाषण दिया, मेरे हिसाब से बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा भाषण सुनने को किसी के द्वारा भी मिला। मैं सिर्फ राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। भाजपा की जो बात है ही कांग्रेस के बड़े स्टेक्स हैं, और कांग्रेस तो इस समय, भाजपा तो जो भी बात कर रही है वो चुनाव में कैसे होगा, चुनाव में क्या फायदा होगा, उसको लेके कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने थोड़ी देर के लिए चुनाव में जो कांग्रेस की अपने स्वार्थ हैं उसको किनारे रखा। उन्होंने वोट के राजनीति को किनारे रखा। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में नहीं ये भाषण दिया है। कल मैं मेरे हिसाब से पहली बार राहुल गांधी एक बहुत सीजन स्टेट्समैन के रूप में नजर आए, जिनको देश की फिक्र है। और जो उन्होंने कल बातें कही हैं वो वन ऑफ द फाइनेस्ट। हो सकता है कि लोग इसको, जैसा बीजेपी की आदत है, उनकी ट्रोल आर्मी बताए कि क्या क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीचेस ऑफ पार्लियामेंट, वन ऑफ द फाइनेस्ट। क्योंकि उन्होंने 4-5 बातों को, बहुत सी बातें कही हैं, मैं उसको जरा समेटने की कोशिश करूंगा। उन्होंने एक नेशन और स्टेट की जो बात जिस तरह से अभी चल रहा है, जैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यूनियन ऑफ स्टेट है, ये नेशन इन स्टेट से बनता है, न कि किसी सेंट्रल अथॉरिटी से। अब हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, न कि किसी सेंट्रल, ये कोई सेंट्रल नहीं है कि ये यहां ताकत सारी होगी केंद्र की और उसके हिसाब से राज्य चलेंगे। राज्य को बन के यूनियन बना है। फिर उन्होंने एक बड़ी बात कही, उन्होंने कहा भारत 3000 साल से सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा नहीं चला है। यहां जब अशोका दी ग्रेट जिसको कहा जाता था, अशोक महान, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, इन सब ने कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे इसको चलाने की कोशिश नहीं की है। देश हरदम आपसी बातचीत के द्वारा ही गवर्न हुआ है। और अगर जिसने भी उसको इस तरह से नहीं चलाया है वो नेस्ता नाबूद हो गया है, उसका नामो निशान मिट गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के साथ बातचीत, राज्य के साथ सहमति, राज्य को साथ लेकर, ये आरएसएस और बीजेपी के शायद उनको ये समझ ही भी नहीं आता, उनके पास ये है ही नहीं कि इस तरह से चलना चाहिए। उनके यहाँ कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नेंस है, एक केंद्र, उस केंद्र से सारी ताकत और सब लोग उसी हिसाब से चलो। दूसरा, क्योंकि एक रंग
एक वो वहां पे डिफरेंट रंग का कंसेप्ट ही नहीं है, वहां डिफरेंट स्टेट का कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरा, उन्होंने जो साफ साफ बात कही, उन्होंने कहा कि एक हिंदुस्तान अंबानी और अडानी का है और एक हिंदुस्तान उन गरीब रोजगारों का है। ये उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। ये दूसरी बात पे उन्होंने जब आए, जब अंबानी और उस पे, और वो जो मैंने चित्र दिखाया था शायद वो इसी को दिखा रहा है। ये राष्ट्रपति के भाषण की डिबेट थी। राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर जो धन्यवाद प्रस्ताव होता है उसकी डिबेट थी, और एक ठीक बात कही। हालांकि ये बात है कि जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वो सरकार ही तैयार करती है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैटर ऑफ रिग्रेट है कि एक सिंगल वर्ड राष्ट्रपति के भाषण जो भाषण था, उसने जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अभी जो पटना में हुआ है उसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, जो हुआ उसके बारे में साइलेंट। रेलवे में 35,000 लोगों की भर्ती के लिए 2019 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। आप रिजल्ट 2022 में आके दे रहे हैं, और कितने लोग आए थे? 35,000 पोस्ट के लिए 1.25 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। उन्होंने कहा उसका मेंशन नहीं। उन्होंने कहा किसान आंदोलन जहां पे लोग शहीद हुए हैं, जान दी है, उसका कोई मेंशन नहीं, कोई उसका रेफरेंस नहीं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो बड़े और छोटे, मतलब जो देश को किस तरह से बट रहा है, एक स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं वो जॉब क्रिएटर होती है, सबको मालूम है। उनको जॉब क्रिएशन की जगह उनको डिस्ट्रॉय किया गया है इस देश में, नोटबंदी से लेके आज तक। इनफॉर्मल सेक्टर डिस्ट्रॉय हुए हैं इस देश में, और जो फॉर्मल सेक्टर हैं उनको उनमें मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और जब बल्कि क्रिएट करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्रिएट कर दी गई है। और उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि ये कोरोना और इसकी तरह एक डबल ए वेरिएंट है, और फिर उन्होंने उसको साफ किया कि जैसे देश के सारे पोर्ट, सारे हवाई अड्डे, सारे पावर ट्रांसमिशन, सारी माइनिंग, सारी ग्रीन एनर्जी, सारी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, सब एडिबल ऑयल को कहीं ना कहीं अडानी जी को सौंपा जा रहा है एक चरणबद्ध तरीके से, इन अ प्लान्ड वे। अंबानी जी की मोनोपोली बनाई जा रही है पेट्रोकेमिकल, टेलीकॉम, रिटेल और ई कॉमर्स में। धीरे धीरे उसमें देश को ढकेला जा रहा है। देश के जो वेल्थ है, देश की जो संपत्ति है, वो चंद हाथों में सौंपी जा रही है। हाल के दिनों में ही हुआ है। केवल 2021 का उन्होंने डेटा दिया कि 2021 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। आपको याद है ना, जब मोदी जी आए थे 2014 में तो कहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। वो रोजगार तो छोड़ ही दीजिए, जो रोजगार में थे उनको बेरोजगार किए हैं। 23 करोड़ लोगों को वापस गरीबी रेखा में 2021 में गए हैं। अब जो नया बजट आया उसमें कहा गया है कि हम करीब 60 लाख रोजगार दे रहे हैं। कब? अगले 3 से 5 साल के बीच में। 2 करोड़ की बात करिए तो है कर देंगे। फिर बात हो रही है जो एक सबसे पूरे, मतलब मैं उसको इसलिए कह रहा हूं कि जिसने एक तरह से उनको इन सारे नेताओं से ऊपर खड़ा कर दिया। वो बात उन्होंने देश की सुरक्षा की है, चाइना और पाकिस्तान की बात की है। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि हिंदुस्तान आज एक मुश्किल वो है, जो एक सिक्योरिटी रिस्क है हिंदुस्तान के ऊपर, और बड़ी सिक्योरिटी रिस्क है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रैटेजिक ब्लंडर के कारण यह है। इंडिया का मूल काम यह था कि पाकिस्तान और चाइना के बीच एक दूसरे से दूर रखना। आप इनको अपनी पॉलिसी के द्वारा एक दूसरे के साथ मिला दिए हैं। ये अब एक होके खड़े हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पॉलिसी हो, चाहे कोई पॉलिसी हो। आपको उन्होंने आगे गिनाया, आपको अपनी रिपब्लिक डे परेड के लिए पिछले 2 वर्षों से कोई फॉरेन डिग्नेटरी नहीं मिल रहा है जो उसको आके चीफ गेस्ट बने। हिंदुस्तान में पिछले जब से देश में रिपब्लिक डे परेड शुरू हुई, एक फॉरेन डिग्नेटरी आता था। 2 साल से हमारे यहाँ कोई नहीं आ रहा है। यह हालत आपने कर दी। आप राहुल गांधी ने साफ साफ कहा, आपके जितने पड़ोसी देश हैं वो हमारी पोजीशन रोज की देख रहे हैं। उनको पता है कि आपके यहाँ आपस में संवाद नहीं है, आप स्टेट से संवाद नहीं करते हैं, आप पक्ष विपक्ष, आप अपने विपक्ष से संवाद नहीं करते हैं, आप बिल्कुल एज अ किंग इसको चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश को बहुत दिनों तक कांग्रेस ने चलाया, उसको एक्सपीरियंस है, उसको यूज करिए। कोई हम सत्ता में आपसे भागीदारी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन विमर्श कीजिए, बात कीजिए। क्योंकि जो चाइना का प्लान है वो बहुत डेफिनेट है, और उसी डेफिनेट प्लान के तहत वो डोकलाम और लद्दाख में अपना उस प्लान को ग्राउंड पे लाके कर रहा है, उसी पे काम कर रहा है।
फिर जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही, एक और बात कही कि ये जो मोदी जी का एटीट्यूड है हो गया है कि मैं शहंशाह, मैं किंग और किंग मेक नो मिस्टेक्स, इस एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा। क्योंकि मोदी जी जो आप देश चला रहे हैं ना, ये देश चलाने का तरीका लोकतांत्रिक नहीं है, ये राजा शहंशाह जैसा है। आप संवाद ही नहीं करते हैं, आप राज्यों से संवाद नहीं करते हैं, आप विपक्ष से संवाद नहीं करते हैं, आप पार्लियामेंट्री की कंसल्टेटिव कमेटी नहीं चलने देते हैं, आप पार्लियामेंट, ये कल हो रहा था, मोदी जी पार्लियामेंट में नहीं थे, सुबह सुबह बीजेपी के नेताओं को बजट के बारे में अच्छा ज्ञान देके मोदी जी हट गए थे। मतलब अगर पार्लियामेंट, आपकी पार्लियामेंट के प्रति रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप पार्लियामेंट में रहते ही नहीं है, आप प्रेस से बातचीत नहीं करते हैं, आप टेलीप्रॉम्प्टर में सामने रख के उसी को पढ़ते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो उसमें भी आप फंस जाते हैं। और एक छोटी सी बात है, आप जो बात नहीं करना चाहते हैं, किसान आंदोलन के समय आपने वो किसान लॉ वापस लिखी है। आइडियली आपको उनको बुलाना था, उनके साथ बैठना था, विमर्श करना था, फिर वापस करना था। आप वो फेस ही नहीं करेंगे। आप तो राजा हैं ना, आपने सतपाल मलिक को बताया था कि नहीं, वो 500 लोग मरे तो मैं क्या करूं, आपकी ये संवेदना है। आप मोदी जी की पोशाक देखिए, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, मैं आपसे कह रहा हूं। एक पोशाक में मतलब सदरी किस कलर की, कुर्ता किस कलर का, ये ऐसे पड़ेगा तो कभी ऐसे पड़ेगा, तो इसको इसी पे लगे हुए हैं कि चद्दर दाहिने पैर से, और वो रिपीट नहीं होता है। वो मैं चाहूंगा आप लोगों से कि उनका कोई शॉल, कोई वो, अगर एक ही शॉल को 2 दिन आप दिखाइएगा, कोई फोटो दीजिएगा तो मेरे लिए भी नॉलेजेबल होगा। रोज चेंज करना है, ये राजा के ये सब शौक होते हैं, ये किसी लोकतांत्रिक नेता के ये शौक नहीं होते हैं। काशी विश्वनाथ में नहाने जा रहे हैं, पेपर में का 6.5 करोड़ रुपए का वो बन रहा है जहां आपको डुबकी लगानी है। उसके बाद वो सब, उसकी हालत, फोटो आपने देखी लेना कितना गंदा वहां पे। आपके फोटो सेशन के लिए 54 कैमरे, 56 कैमरे चले जा रहे हैं काशी विश्वनाथ। ये राजा ये सब करेगा ना, राजा को ये सब अच्छा लगता है। मुझे हरदम देख के आता था नॉर्थ कोरिया का जो एक राजा है, वो इस तरह की बातें करता है। आप जो राशन का थैला दे रहे हैं उसमें आप अपनी फोटो चिपकाए हुए हैं। आप, दुनिया में लोग हंसते हैं आपके ऊपर। आप जो कोविड का सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसमें अपनी फोटो चिपका दिए हैं। मतलब ये क्या करना चाहते हैं आप कौन सा, आपकी फोटो ऐसे, आप क्यों अपनी फोटो हर जगह चिपका रहे हैं। और पीयूष गोयल साहब सबसे बड़े मंत्री के रूप में पार्लियामेंट में उपस्थित हैं, लोकसभा से नहीं आए हैं। और एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक चीज, कल हरीश द्विवेदी ने जो भाषण दिया उसको भी राहुल गांधी ने बोला, और शायद उससे वो प्रोवोक भी हुए। हरीश द्विवेदी राष्ट्रपति के भाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव सरकार की तरफ से रख रहे थे। सरकार, ही वॉज फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ, वो गवर्नमेंट का वर्जन था। उन्होंने कहा इतना स्तरहीन भाषण, पार्लियामेंट की गर्मा गिराई है। उस भाषण का आप सुनिए, ये जो गांधी परिवार है, ये जो परिवारवाद है, ये परिवारवाद है। राहुल गांधी ने, मैंने कम से कम अपनी उससे पहली बार राहुल गांधी को सुना इस पे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे जो नाना थे वो 15 साल जेल में रहे, मेरी नानी के 32 गोली लगी, मेरे पिता को मैंने चिथड़ों में उड़ते हुए देखा, और आप उसको परिवारवाद, उन्होंने इस रेफरेंस में नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। हरीश द्विवेदी का, क्योंकि वो सरकार का पक्ष रख रहे थे, ये सरकार का बयान बहुत ही गंदा, घिनौना और निंदा करने वाला है। ये सरकार के कुछ किरण रिजिजू और क्या कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए, सरकार को माफी मांगनी चाहिए अगर इस तरह की बातें आप कर रहे हैं तो। सरकार का ये स्टेटमेंट होता है किसी परिवारवाद और इनकी बात। खैर, राहुल गांधी का कल ये जो भी भाषण था, मेरे हिसाब से एज अ नेता वो बहुत ऊपर, इन लोगों से बहुत ऊपर उठ गए हैं। ये आसपास भी कुछ नहीं है। ये उनको पप्पू कहें, गप्पू कहें, कुछ कहें, आप अपने सुबह शाम अपने शॉल और अपने कोट और अपना सदरी ठीक करते रहिए, अपना चश्मे का एंगल ठीक करते रहिए, लेकिन वो आपसे बहुत ऊपर, आगे, बहुत आगे है एज फार एज स्टेट्समैनशिप इज कंसर्न। आप इसी में लगे रहिए। आज मैं ज़्यादा और कुछ नहीं करने वाला था ओवरव्यू में, लेकिन चूंकि एक यूपी के इलेक्शन को लेके एक थोड़ी सी बात आ गई है और वो थोड़ी परिवारवाद से रिलेटेड है, इसलिए आपको मतलब आपसे शेयर कर ले रहा हूँ। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, बाकी तो टिकट बांटे जा रहे हैं। वो सोनेलाल पटेल जी की 2 जो बेटियां हैं वो अलग अलग उसमें हैं। एक अपना दल सोनेलाल, उस पर अनुप्रिया पटेल जी हैं। अपना दल जो दूसरा पक्ष है, जो उनकी माता जी को कृष्णा पटेल जी हैंडल करती हैं, सोनेलाल जी की पत्नी, उसमें पल्लवी पटेल जी हैं। कल पल्लवी पटेल जी का नाम आया कि वो सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य के अगेंस्ट
इलेक्शन लड़ने जा रही हैं। फिर आज सुबह आया कि नहीं, उनके पति जो पंकज निरंजन पटेल जी हैं, जो उनके वाले अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अपनी 7 सीटें लौटा दी हैं, ये कह के कि हमारे साथ टिकट हमें ठीक से नहीं दिया गया सपा की तरफ से। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सपा के साथ रहूँगा। मैं थोड़ा ये भी बता दूं इन दोनों परिवार के बारे में। अनुप्रिया पटेल जी खुद तो मतलब MP और मंत्री हैं ही, उनके पति जो हैं वो MLC हैं और उन्हीं के दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। और ये दोनों लोग परिवारवाद के बारे में, मतलब इधर से बीजेपी भी कहती है और बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में इन लोग राहुल गांधी के ऊपर ये बात कहते हैं। खैर, मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा था कि अगर कृष्णा पटेल जी या पल्लवी पटेल जी या पंकज निरंजन पटेल जी को कोई दिक्कत है और आप जेन्युइनली आप कह रहे हैं हम रहेंगे सपा के साथ, तो ये बात थोड़ा आप अगर घर के अंदर करते, जाके वहाँ करते, तो शायद इसका बेहतर होता और तब ये नियत मानी जाती कि आप सही में सपा के साथ हैं। खैर, ये प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं टिकट को कम ज़्यादा करने के लिए, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन चलते चलते फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ, वो जो पहली तस्वीर है उस तस्वीर को ज़रूर देखिएगा। और कभी भी कहीं पे भी अगर वोट देने का समय आए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा ही कोई व्यक्ति उस तरह से हमारा और आपका मल साफ कर रहा है और कोई व्यक्ति दिन में 54 कैमरे लगा के 4-4 बार कपड़े बदल रहा है। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।